नमस्कार दोस्तों, स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आज कश्मीर के राजवंश या कश्मीर के राजवंश। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। वंश कालक्रम से इस प्रकार थे, मतलब कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। चलिए आगे चलते हैं। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था और ये मार्तंड मंदिर का निर्माण जो यही करवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन के अभियंता अर्थात इंजीनियर थे सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। तो उत्पल वंश की रानी दिद्दा। चलिए आगे चलते हैं। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। देखते हैं ना, तो कल्हण द्वारा रचित जो है राज तरंगिणी जो है ये कश्मीर पर आधारित है। तो कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जो हर्ष देख रहे हैं तो ये लोहार वंश से जुड़े हुए थे। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। आगे चलते हैं दोस्तों। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो कल्हण की जो राजतरंगिणी है, जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था।
अभी आज प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा आधा घंटे में। देखिए अगला है कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी पुष्यवर्मन। तो वर्मन वंश का संस्थापक चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष, प्रयाग नहीं प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल राज्य साम्राज्य का अंग बन गया। कामरूप जो है पाल साम्राज्य का अंग बन गया। चलिए आगे चलते हैं। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को जो राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रजापति राजा मिहिर भोज था। राजा भोज का नाम आप लोग सुनते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार का ये 60 में इसको प्रतिहार वंश बोलते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? यशपाल। और नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था। मिहिर भोज इसका सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। तो ये किसका वंश का था? प्रतिहार वंश का। पाल से मत समझे कि पाल वंश का है। ये अनंगपाल जो है प्रतिहार वंश से जुड़ा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाल राजवंश या राठौर वंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज द्वितीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। आगे चलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। शुरू हो रहा है धीरे धीरे मध्यकालीन इतिहास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मोहम्मद गोरी भी आ गया। तो
गढ़वाल वंश या राठौर वंश इसको कहते हैं। इसका संस्थापक चंद्रदेव था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। और गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 इसमें चंदावर का युद्ध में मार डाला था। तो चंदावर का युद्ध पूछा जाता है। तो चंदावर का युद्ध जो है जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ 1194 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। आगे चलते हैं दोस्तों। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरुणराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव हुआ। तो भाई सबसे शक्तिशाली शासक का नाम तो याद रखना पड़ेगा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरुणराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो बिशलदेव जो है इसका सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। देखिए अच्छा फैक्ट आता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई का नाम खूब सुनते हैं आप लोग। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो आप लोग देख रहे हैं, खूब पूछा जाता है हिंदी में। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध तो जानते हैं, तीनों युद्ध पूछे जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तो पृथ्वीराज तृतीय भी देख रहे हैं कि एक महान शासक है, क्योंकि इसके दरबार में देख रहे हैं चंद्रवरदाई भी रहते थे, जो पृथ्वीराज रासो की रचना किए हैं। और रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो प्रथम युद्ध जो 91 में हुआ और द्वितीय 92 में हुआ। तो प्रथम में क्या हुआ कि पृथ्वीराज तृतीय जो गौरी को हरा दिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था।
इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। तो मिहिर भोज अलग है, राजा भोज अलग है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। तो नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। तो देख रहे हैं कि राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसहसा चरित के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश या चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां, इसका सेनापति था नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। चलिए आगे चलते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। देखिए बहुत तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है, ये पूछा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। राजा धंग ने
अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। तो यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। चलिए आगे चलते हैं। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो ये धंग जो है तो कौतूहल मचा दिया। देख रहे हैं कि धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी यही करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर खूब पूछा जाता है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। महमूद गजनी जानते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे चलते हैं। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। अल्लाह उदल की कहानी ये गाया जाता है, लोरकी गाई जाती है, लोरकी। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो अल्लाह उदल जो है परमर्दी देव के सेनानायक थे और जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चलिए आगे चलते हैं। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। तो अधीनता स्वीकार की, तो इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर भी देखा गया था कि ये महमूद गजनी की वो ये नहीं किए थे, इसलिए उनका भी हत्या हो गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। परमर्दी देव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। आइए देखते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था।
भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। खूब पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू पर है, राजस्थान में। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तो जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सब पूछे जाते हैं। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। चलिए आगे चलते हैं। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ से इसी पर से मध्यकालीन भारत शुरू होगा। यहाँ से ये देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बात यह है कि आदमी पूरा कभी देख ही नहीं पाता, यही समस्या हो जाती है, लेकिन हम लोग पूरा करके ही छोड़ेंगे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमद्वितीय था। भीमद्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। आगे देखते हैं। कलचुरी के चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। ये छोटे छोटे फैक्ट पूछ लेते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश चूरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान, इसको कट करते हैं तो देखते हैं। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। आगे चलते हैं। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध।
1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चलिए, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे अब हम लोग मध्यकालीन भारत जो देखेंगे तो दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।